नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं श्रीनाथ वी डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ सेशन में हम लोग बात कर रहे थे वोकैबुलरी के पोर्शन की। वो मैंने कहा कि इस समय हमें हमारी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं मिल सकता, और वो आपको प्रोवाइड कर रही है श्रीनाथ वी डिफेंस एकेडमी। तो चलते हैं पिछले वाले सेशन के अकॉर्डिंग। इस बार इस सेशन में भी हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट ऑफ वोकैबुलरी के ऊपर क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। हम हमारे वोकैब को क्या करने वाले हैं, बूस्टअप करने वाले हैं, एनहांस करने वाले हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया, अभी तक जो पीछे वाले सेशन आई होप आपने देखे होंगे, समझने की कोशिश की होगी कि सही में वोकैब है क्या, कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक हम उस वोकैब को अपने माइंड में रख सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप अपना पूरा ध्यान मेरे इस सेशन पे देने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। रेडी एवरीवन? चलिए देखिए, वोकैबुलरी के इस सेशन में, वोकैब के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज इडियम्स एंड फ्रेजेस से। इडियम एंड फ्रेजेस, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इडियम्स और फ्रेजेस होती क्या है। व्हाट डज मीन, व्हाट डू यू मीन बाय इडियम्स एंड फ्रेजेस? जनरली कहा जाता है, हम बोलचाल में कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, जनरल भाषा में कहा जाए तो मुहावरे, कहावत, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, आपकी इडियम या फ्रेजेस कहलाती है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और जनरली कहा जाता है एक या दो क्वेश्चन आपके इस पोर्शन में से आते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कहा जाता है उस तरीके से उसका मीन नहीं जनरेट होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, हिंदी में हम कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना। अब इसका मतलब, भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होता है कि कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति के सामने प्रयास करना जो आपकी बात को अच्छे से समझ नहीं रहा है। अब उसी के लिए इन इंग्लिश में जो वर्ड बना है वो बना है, या इंग्लिश में उसके लिए जो इडियम बनी है वो है क्राइम इन द फॉरेस्ट। क्राइम इन द फॉरेस्ट मतलब जो हिंदी मीन था वो वैसा का वैसा मीन नहीं निकलता, इसमें हाइड मीनिंग होता है। उस भाव को हमें क्या करना होता है, समझना होता है। क्राइम मतलब होता है चिल्लाना, इन द फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल में। जंगल में चिल्लाने का मतलब होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जंगल में और कोई नहीं होता, तो वहां हमारी बात कोई नहीं समझ पाता, नहीं सुन पाता। उसी तरीके से भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब हो गया ऐसे व्यक्ति के सामने प्रयास करना जो समझ नहीं पा रहा, मतलब आप व्यर्थ में क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इडियम और फ्रेजेस कुछ इसी फॉर्म में होती है, और हमें उसके हाइड मीन को समझना होता है। रेडी एवरीवन? समझ में आया कि इडियम और फ्रेजेस के एक्शन में मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो किसके ऊपर बेस्ड है, इडियम और फ्रेजेस के ऊपर बेस्ड है। देखिए कि हम बात करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक इडियम दी हुई होती है और उसके ऑप्शन दिए होते हैं, उनके हिसाब से हमें समझना होता है कि सही मीनिंग कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला इडियम आज का, look at the first idiom of the day. To add fuel in the fire. To add fuel in the fire. पहले मतलब समझने की कोशिश करते हैं, इसको अपनी बेसिक लाइफ, अपनी रूटीन लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म तक उस इडियम को ध्यान रख पाए और ऑप्शन को देखकर इजीली सही आंसर सेलेक्ट कर पाए। To add fuel in the fire, फ्यूल होता है ईंधन, फायर मतलब होता है आग। अगर आप आग में घी डालोगे, आग में और तेल डालोगे तो क्या होगी, आग और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब ये कहा जाता है कि आग में घी डालना, क्या करना, आग में घी डालना। अब ये तो हो गया हिंदी में इस मुहावरे का मीन, मतलब जो इडियम दे रखी थी उसका हिंदी में हम क्या यूज करते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब आग में घी डालने का मतलब क्या हुआ, वो जो मैटर है, जो मामला है, उसको और बिगाड़ रहा है। सो इन इंग्लिश वी कैन से, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं टू मेक मैटर वर्स।
वर्ड्स, बैड वर्ड्स और वर्स्ट। बैड का मतलब होता है खराब, वर्ड्स का मतलब होता है और ज्यादा खराब करना, किसी मामले को और ज्यादा क्या करना, बिगाड़ना। वो क्या कहलाएगा आपका, टू मेक मैटर वर्ड्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आग में घी डालना मतलब किसी मामले को और ज्यादा भड़काना और ज्यादा खराब करना। दो के बीच में झगड़ा हो जाता है, तीसरा व्यक्ति आके क्या करता है, उसे और किसी चीज के बारे में बताता है उसी मामले में, और वो क्या कर रहा है, आग में घी डाल रहा है। सो उसके लिए इडियम हम लोगों ने यूज किया, टू ऐड फ्यूल इन द फायर। फ्यूल इन द फायर क्या करना, आग में घी डालना, फ्यूल डालना मतलब किसी मामले को और ज्यादा खराब करना। टू मेक मैटर वर्ड्स, पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कर रहा है, आग में घी डाल रहा है मतलब मामले को और ज्यादा बिगाड़ रहा है। चलिए लुक एट नाउ, चलिए दूसरा इडियम देखते हैं, लुक एट नाउ। एन आयरन विल, एन आयरन विल। अब देखो विल का मतलब होता है इच्छा, आयरन मतलब समझते हैं, आयरन होता है लोहा, लोहे का मतलब हम यहां समझ सकते हैं मजबूत। तो हम यहां कह सकते हैं कि मजबूत इच्छा मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, एन आयरन विल कहलाएगा। जैसे आप सब की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप क्या कर रहे हैं, हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं कि आप अपना जो देह है, आपका जो एम्बिशन है, आपका जो ड्रीम है, उसको आप क्या कर पाए, पूरा कर पाए। सो एन आयरन विल, आयरन विल मतलब हो गया इच्छा, आयरन का हो गया मजबूत, लोहे जैसी मजबूत इच्छा वाला, मतलब हिंदी में कह सकते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति जिसकी हो, क्या हो, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसकी हो। लेकिन हमें तो इंग्लिश में ऑप्शन पता होना चाहिए कि इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, इसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, एन आयरन विल, एन आयरन विल। भाई इस विपत्ति के समय हमें भी क्या करना पड़ेगा, एक आयरन विल रखनी पड़ेगी, दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी, तभी हम इस मुश्किल समय से क्या कर पाएंगे, निकल पाएंगे। हम नहीं, पूरी दुनिया जो कोरोना से आज संक्रमित है, कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रही है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, एक आयरन विल की जरूरत है। सो एन आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर। लुक एट नेक्स्ट, अगली इडियम देखिए, अगली इडियम देखिए, एन एप्पल ऑफ one's eye, an apple of one's eye। थोड़ा मीन समझने की कोशिश कीजिए, ये किसको इंडिकेट कर रहा है। मैंने बोला हमारे लिए हिंदी मीन इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका लॉजिक क्या है, इसका मीन क्या जनरेट होता है, इन इंग्लिश ये समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा ईडियम पे फोकस कीजिए, ये ईडियम जा कहां रही है, किसकी ओर इंडिकेट कर रही है। एन एप्पल ऑफ वन्स आई, आंख की बात कर रहा है, वन्स आई किसी की आंख की, एप्पल, एप्पल समझ गए, आंख में एप्पल की बात कर रहा है। हिंदी में कहा जाता है आंख का तारा, हिंदी में कहा जाता है आंख का तारा। आंख का तारे का मतलब इन मींस वी कैन से, आंख के तारे का मतलब क्या हो गया, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रिय हो। इन इंग्लिश लवेबल कह सकते हैं, या अडोरेबल एक और वर्ड होता है, ADORABLE, अडोरेबल होता है लाडला, लवली जिसको कह सकते हैं, लवेबल जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लवेबल जिसको कह सकते हैं, अफेक्शन जिससे बहुत ज्यादा रखते हैं। अरे देखा होगा हमारे परिवार में, हमारी फैमिलीज में दादा दादी अपने बच्चों से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं, और जब भी मम्मी पापा डांटते हैं तो वो बोलते हैं इसको डांटो मत, ये तो मेरी आंख का तारा है, मींस एन एप्पल ऑफ माय आईज, ये तो मेरी आंख का क्या है, तारा है। मतलब बहुत ज्यादा किसी से स्नेह रखना, बहुत ज्यादा लव, अडोरेबल, अफेक्शन रखना, ये क्या कहलाएगा, एन एप्पल ऑफ वन्स आई। आई होप समझ में आएगा। हमें इस पे फोकस करना है। देखिए एड फ्यूल इन द फायर, आग में घी डालना, मीन समझ में आ रहा है, अपने आप जैसी इडियम नजर आएगा हम इजीली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड आयरन विल, विल इच्छा के लिए आता है, आयरन मजबूत इच्छा शक्ति। एप्पल ऑफ वन्स आई, आई की बात की, आंखों का तारा, एप्पल ऑफ वन्स आई। लुक एट नेक्स्ट, अगला इडियम देखिए, अगला इडियम देखिए, एट ए लॉस, एट ए लॉस। ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही
काम में आने वाली ईडीएम है। और अभी जो कंडीशन है वो यही है, देखा होगा लॉकडाउन पहले, लॉकडाउन फर्स्ट आया, फिर लॉकडाउन सेकंड आया, लॉकडाउन थर्ड तक पहुंच गए, और अभी भी गवर्नमेंट क्या है, एट अ लॉस वाली कंडीशन में है। एट अ लॉस का मतलब हो गया निर्णय नहीं ले पाना, कोई डिसीजन नहीं ले पाना कि लॉकडाउन खोला जाए या और बढ़ाया जाए, जिस तरीके से चीजें चली है। तो एट ए लॉस, एट ए लॉस, लॉस का मतलब हो गया नुकसान, कंफ्यूजन, निर्णय नहीं ले पाना। तो निर्णय न ले पाना क्या कहलाएगा, एट ए लॉस कहलाएगा, निर्णय न ले पाना। मीन्स अनेबल टू टेक डिसीजन। निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करना, डिसाइड नहीं कर पाना कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। मैंने आपको एग्जांपल दिया एट अ लॉस। एट प्रेजेंट टाइम हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो पीएम है, वो एट अ लॉस वाली कंडीशन में है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, लॉकडाउन खोला जाए या नहीं खोला जाए। सो एट ए लॉस मतलब ये कह सकते हैं डिसीजन नहीं ले पा रही है प्रॉपर्ली, क्या किया जाए और नहीं किया जाए। लुक एट नेक्स्ट, अगला इडियम देखिए। यहां तक आई होप समझ में आ रहा होगा, बेसिक इडियम्स की बात कर रहे हैं, हमें यहां फोकस करके चलना है। जिस तरीके से मैं कुछ एग्जांपल आपको हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको उस चीज पे ध्यान देना है कि हाँ, ताकि वो वर्ड फटाफट वो इडियम इजीली हमारे माइंड में रह पाए। हमें जोड़ना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा उसको अपनी रियल लाइफ की स्टोरी के साथ, तब आप इजीली क्या कर सकते हैं, समझ पाते हैं। लुक एट नेक्स्ट, अगला इडियम देखिए। एट ए स्टेक, स्टेक समझते हैं, स्टेक का मतलब क्या, दांव पर। एट ए स्टेक, दांव पर। बहुत बार सुनने को मिलता है मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, मेरी इज्जत यहां क्या लगी हुई है, दांव पे लगी है। तो एट ए स्टेक का मतलब हो गया किसी चीज का क्या होना, दांव पे लगे रहना। दांव पे लगे रहने का मतलब हो गया कोई चीज अनसिक्योर है, अनसर्टेन है या रिस्क में है। दांव पे लगे रहने का मतलब ये होता है कि वो कोई चीज क्या है, अनसर्टेन है या किसमें है, रिस्क में। तो एट ए स्टेक, एट ए स्टेक, स्टेक का मतलब हो गया दांव पर, स्टेक का मतलब हो गया दांव पर। तो हम यहां इन इंग्लिश कह सकते हैं एट अ रिस्क, या तो कह सकते हैं एट अ रिस्क, या अनसिक्योर कह सकते हैं, या अनसिक्योर कह सकते हैं, जो सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। एट ए स्टेक, दांव पर लगी हुई है, एट ए स्टेक। नेक्स्ट देखिए, अगला इडियम देखिए। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा, जिस तरह की इडियम्स की और फ्रेजेस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अगला इडियम देखिए, एट ईज। मैं बात कर रहा हूं छोटे छोटे इडियम्स की जो आप इजीली ध्यान रख सकते हैं। ईज, ईज वर्ड आते ही ध्यान में आता है इजी, आराम, मतलब आराम। जनरली देखा जाए बहुत सारे लोगों को बड़ा आराम महसूस हो रहा है क्योंकि अभी कोई काम नहीं करना पड़ रहा, बस रेस्ट करें। तो एट ईज, जैसे छोटे बच्चों की बात की जाए, उनकी लाइफ मोस्ट ऑफ दी क्या होती है, एट ईज होती है, आरामदायक जिंदगी, कंफर्टेबल लाइफ कह सकते हैं, इंजॉयिंग लाइफ कह सकते हैं। तो कंफर्ट कंडीशन, कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल सिचुएशन, आरामदायक सिचुएशन, आरामदायक कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, एट ईज कह सकते हैं। मैं अभी बात करूंगा आपसे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह के ऑप्शन आपको दिए होते हैं उनमें से कैसे सेलेक्ट करें। लेकिन सबसे जरूरी होती है हम इन जो इडियम्स आ रही है उनको अपनी रियल लाइफ में एक एक सेंटेंस के रूप में यूज करते चले, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए एक और इडियम देखिए, अगला इडियम नेक्स्ट देखिए, एट ए पिंच। अब देखो पिंच करने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग काफी टाइम से घर पे बैठे हैं और बेचारों को क्या किया जाता है, बार बार पिंच किया जाता है। पिंच होता है चुटकी काटना भी। अब चुटकी काटना मतलब क्या किया जा रहा है, परेशान होना, परेशान करना। तो परेशानी के लिए क्या कह सकते हैं, एट ए पिंच, परेशानी, एट ए पिंच, परेशानी। तो परेशानी के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन या ट्रबलसम, या कह सकते हैं ट्रबलसम कंडीशन, ट्रबलसम कंडीशन।
पिंच वर्ड याद रखना पड़ेगा। पिंच में मतलब चुटकी काटना, कोई आदमी बैठा है बार बार पिंच किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, मतलब ट्रबल उसके लिए पैदा करना, उसको परेशान करना, ये क्या कहलाएगा? अटैक पिंच। तो एक बात देखते हैं बात की, फ्यूल इन द फायर, फ्यूल इन द फायर, आग में घी डाला और आग क्या होगी? और ज्यादा बढ़ेगी। मींस टू मेक मैटर वर्स, किसी मामले को और ज्यादा खराब करना, बिगाड़ने के सेंस में। आयरन व्हील, अब अपने आप वर्ड से पता चल रहा है आयरन मतलब होता है लोहा, मजबूत है, व्हील मतलब होगी इच्छा, मजबूत इच्छा, दृढ़ इच्छा। An apple of one's eye, आंख और एप्पल, आंख का तारा मींस अडोरेबल, लवेबल, अफेक्शनेबल पर्सन, एट अ लॉस, हारने वाली कंडीशन में, मतलब लॉस में जा सकता हूं, रिस्क में है, अनसर्टेनिटी है, अनेबल टू टेक डिसीजन, आदमी क्या कर नहीं कर पा रहा, निर्णय नहीं ले पा रहा है। एट ए स्टेक, स्टेक का मतलब हो गया दाव पर लगा होना, ये भी सेम मॉस्कुलर में यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट अनसिक्योर्ड। ऑलराइट, एंड ईज, ईज वर्ड अपने आप आते दिमाग में आ जाएगा, इजी, जिसकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही है, आसानी से चल रही है, आराम कह सकते हैं, कंफर्ट सिचुएशन कह सकते हैं, प्लीजेंट सिचुएशन कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एट ए पिंच, पिंच करना मैंने बोला परेशान करने के लिए होती है, तो परेशानी कह सकते हैं, ट्रबलसम कंडीशन या डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या कह सकते हैं? एट ए पिंच कह सकते हैं। आई होप ऑलराइट, यहां तक समझ में आया होगा जिन इडियम्स के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चले आगे, सो लेट मूव अहेड, आगे चलते हैं। देखो सबसे जरूरी चीज ये होती है इडियम में कि हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो इडियम आ रही है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और वो मीनिंग हिंदी में समझ में आए या नहीं है, उसका जो भाव है उसमें, उसका जो मोशंस है वो हमें, उसका जो नोशन है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या आइडिया क्या दे रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, उस आइडिया के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाते हैं, अपना काम पूरा कर पाते हैं। लुक एट नेक्स्ट, अगला इडियम देखिए, यहां तक इडियम समझ में आए होंगे। लुक एट नेक्स्ट, टू मेक 6 and 7, अरे 3-5 करते हुए सुना होगा, ज्यादा 3-5 मत करिए, 6-7 पे चला गया, थोड़ी और काउंटिंग सीख गया, तो इसने कहा एट मेक्स 6 and 7, 6-7 कर दिया इसने। अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकले, सॉरी, एट मेक 6 and 7, 6 और 7, टू मेक 6 and 7 का मतलब है 6-7 कर देना, मतलब किसी चीज को क्या कर देना, खराब कर देना, बिखेर देना, अव्यवस्थित कर देना, वो क्या कहलाएगा आपका 6 and 7 कहलाएगा। जब जल्दी जल्दी में हमें कोई हमारी जरूरी चीज सामान नहीं मिलता तो हम सारी चीजों को क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं, उन्हें 6-7 कर देते हैं। जो एक जगह थी ना उनको हम क्या कर देते हैं, 6-7 कर देते। तो टू मेक 6 and 7 मतलब क्या करना, अव्यवस्थित करना, क्या करना, अव्यवस्थित करना, अव्यवस्थित करना। अब अव्यवस्थित करने के लिए इंग्लिश में यूज कर सकते हैं इन डिसऑर्डर, वरना एक वर्ड होता है टाइडी, TIDY, टाइडी होता है व्यवस्थित, अनटाइडी जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अनटाइडी, अव्यवस्थित करना, क्या करना, अनटाइडी करना। तो 6 और 7 वर्ड आते हैं, टू मेक 6 and 7, 6-7 कर देना मतलब सारी चीजों को अस्त व्यस्त कर देना, क्या कर देना, अव्यवस्थित कर देना, हम यहां यूज कर सकते हैं। लुक एट नेक्स्ट, अगला इडियम देखिए, एट द 11th hour, एट द 11th hour। अब यहां 11th hour की बात कर रहे हैं, 11th hour इसका मतलब कब की बात कर रहा है, आखिरी टाइम की बात कर रहा है, 11वां घंटा, 11th hour। तो 11th hour का मतलब क्या, आखिरी समय, लास्ट मोमेंट जिसको अपन कह सकते हैं, आखिरी समय। अभी देखा होगा पिछले कुछ दिनों में इरफान खान, उसके बाद ऋषि कपूर नहीं रहे, दोनों को कैंसर था। तो आखिरी समय में अपनी लाइफ के 11th hour में उन्होंने क्या किया, लोगों से यही कहा कि अपना ध्यान रखिए, हम अलविदा कह रहे हैं। तो इन 11th hour मतलब क्या, आखिरी समय में, अंतिम क्षण में, इन 11th hour आखिरी समय, लास्ट मोमेंट, लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट, राइट। 11th hour से अपने आप पता चल जाएगा, 11th की बात होता है, 12th मतलब आखिरी समय आ गया, खत्म होने वाला है वो जो चीज, टाइम पीरियड, तो लास्ट मोमेंट की बात हम कर सकते हैं।
लुक एट नेक्स्ट, अगला इडियम देखिए, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, अब समझने की कोशिश करना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, आइस समझते होंगे बर्फ। बर्फ को तोड़ना मतलब जो आदमी, जो व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप खड़ा था उसको तोड़ा गया, मतलब ब्रेक द आइस का मतलब होता है आइस को तोड़ेगी तो वो पिघलना स्टार्ट करेगी, मतलब अपने भाव रखना स्टार्ट करेगी। तो ब्रेकिंग द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ब्रेकिंग द आइस का मतलब हो गया चुप्पी तोड़ना। आपने देखा होगा पुलवामा अटैक के बाद बार बार पाकिस्तान पे ये कहा जा रहा था कि ब्लेम किया जा रहा था, वैसे ब्लेम नहीं, जनरली कहा जा रहा था कि इन सारी गतिविधियों के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व है, जो आतंकवादी गतिविधियों को, टेररिस्ट एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। और एक लंबे टाइम बाद पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी ब्रेक द आइस मतलब ये चुप्पी तोड़ना स्टार्ट किया उस मामले में, और अपने आर्ग्यूमेंट देखी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो ब्रेक द आइस का मतलब हो गया चुप्पी तोड़ना, किसी चीज के ऊपर क्या करना, स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत करना स्टार्ट करना, स्टार्ट कन्वर्सेशन, स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत स्टार्ट करना, किसी चीज के ऊपर कहना, बोलना। सो ब्रेक द आइस। मैंने उससे बार बार पूछा कि कल तुम कहाँ थे, लेकिन उसने नहीं बताया। लेकिन जब उसकी मम्मी ने उससे पूछा तो उसने कहा कि ही ब्रेक द आइस, उसने कहा कि अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि वो कहाँ रुक गया था। तो ब्रेक द आइस का बोलता है किसी चुप्पी तोड़ना, बात की शुरुआत करना, राइट। चलिए अगला इडियम देखते हैं। यहां तक आई होप समझ में आ रही होगी। बात करें नेक्स्ट 6 और 7, 6 7 डिसऑर्डर के कॉन्सेप्ट में चला गया। 11th लास्ट मोमेंट की बात आ गई, अपने आप ध्यान में रह जाएगा। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब मैंने बोला चुप्पी तोड़ने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अगला इडियम, यहां तक समझ में आया होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इडियम देखिए, cats and dogs life, cats and dogs life। देखिए cats and dogs life, कुत्ते बिल्ली की सी जिंदगी। बहुत बार लोग बोलते हैं ना जिंदगी क्या हो गई, कुत्ते की सी हो चुकी है। तो कुत्ते की सी जिंदगी होने का मतलब क्या, कुत्ते की लाइफ जनरली कहा जाए तो अच्छी नहीं बताई जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। तो cats and dogs life का मतलब हो गया कष्टपूर्ण जीवन, वो जीवन जिसमें आदमी के सामने हमेशा क्या रहती है, समस्या ही समस्या रहती है। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ का मतलब हो गया समस्यापूर्ण जीवन, समस्यापूर्ण जीवन या कष्टपूर्ण जीवन, कष्टपूर्ण जीवन। वी कैन से इन इंग्लिश ट्रबलसम लाइफ। क्या कह सकते हैं, ट्रबलसम लाइफ, कष्टपूर्ण जीवन। क्या कह सकते हैं, कष्टपूर्ण जीवन, troublesome life, cats and dogs life, cats and dogs life, troublesome life जिसको अपन कह सकते हैं। यहां तक समझ में आया। लुक एट नेक्स्ट, अगला इडियम देखिए, अगला इडियम देखिए, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड। चिकन जानते होंगे किसको कहा जाता है, हर्ट, जिसका हर्ट चिकन की तरह हो, मतलब बहुत ज्यादा डरपोक। मैंने बोला इडियम के मीनिंग पे हमें ध्यान देने के लिए यहां से समझना पड़ेगा इसका भाव क्या निकलता है, ना कि चिकन और हार्टेड को हमें सोचना है। तो चिकन हार्टेड का मतलब हो गया डरपोक, जो आदमी बहुत ज्यादा डरता है। मैंने बोला ही इज अ चिकन हार्टेड पर्सन, इसे बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा डरपोक है। हॉरर मूवीज देख के आ जाता है, उसके बाद क्या है, हॉरर मूवी देखते देखते क्या करने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो चिकन हार्टेड का मतलब हो गया जिसका हार्ट क्या हो, चिकन की तरह हो, कमजोर हो, डरपोक हो। इन इंग्लिश इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, वर्ड होता है टिमिड। टिमिड होता है डरपोक, टिमिड होता है डरपोक। मैंने बोला हमें ये मीन समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम सही ऑप्शन को क्या कर पाते हैं, सेलेक्ट कर पाते हैं कि किसको इंडिकेट कर रहा है। ओके, लुक एट नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला इडियम देखिए, कोक एंड बुल स्टोरी, कोक एंड बुल स्टोरी। मैंने बोला कल वो काम पे नहीं आया और आते मैंने उससे पूछा क्यों नहीं आया, तो वो क्या कह रहा है, मुझे कोक एंड बुल स्टोरी सुना रहा है। कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो गया
ऐसी कहानी, ऐसी घटना जिसका वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं है। मन गढ़ंत कहानी जिसको अपन कह सकते हैं खुद ही बहाना बना लिया, ऐसा हो गया सर, ये हो गया, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो कोक एंड बुल स्टोरी मतलब झूठी कहानी जिसको अपन कह सकते हैं, झूठी कहानी जिसको हम कह सकते हैं, मन गढ़ंत कहानी जिसको अपन कह सकते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका कोक एंड बुल स्टोरी कह सकते हैं। फॉल्स इंसिडेंट या स्टोरी, फॉल्स इंसिडेंट, फॉल्स इंसिडेंट क्या कहलाएगा आपका कोक एंड बुल स्टोरी। देखो एक इंसिडेंट होता है और एक एक्सीडेंट भी होता है। एक्सीडेंट और इंसिडेंट ये समझना बहुत जरूरी है, कौन सा वर्ड कहां यूज होता है। हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात की थी कंफ्यूजिंग वर्ड्स, उन्हीं में से ये है। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, ऐसी घटना जिसमें कुछ गलत छुपा हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो, वो क्या कहलाता है, एक्सीडेंट कहलाता है। रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। एक होता है इंसिडेंट, इंसिडेंट होता है कोई भी घटना या इवेंट जिसको अपन कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है, इंसिडेंट कहलाता है, राइट। तो कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या, कोई फॉल्स इंसिडेंट, कोई झूठी घटना के बारे में बताना, ना कि दुर्घटना के बारे में बताना। तो कोक एंड बुल स्टोरी इज नोन एज फॉल्स इंसिडेंट। क्या कहलाएगा आपका, फॉल्स इंसिडेंट कहलाएगा। एक और देखिए, फिर बात करते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में इनके बेस के ऊपर, राइट। लुक एट नेक्स्ट, अगला इडियम देखिए, अगला इडियम देखिए, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। देखिए समझना, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, एक ब्लॉक की क्या होना, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, एक ही ब्लॉक की सारी चिप्स होना, मतलब एक जैसी प्रवृत्ति के लोग, एक जैसी प्रवृत्ति के लोग, प्रवृत्ति के लोग, मतलब जनरली ये कह सकते हैं इन हिंदी कि चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक का मतलब हो गया एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब सेम सॉर्ट ऑफ पर्सन, सेम सॉर्ट ऑफ पर्सन, सेम सॉर्ट ऑफ पर्सन, एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक जैसी टेंडेंसी के लोग, इनको क्या कहा जाता है, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। बहुत बार बोला जाता ना कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता, बोला मैं जानता हूं तुम सारे के सारे क्या हो, एक ही थैले के चट्टे बट्टे, मतलब सेम सॉर्ट ऑफ द पर्सन, एक जैसे प्रवृत्ति के लोग, इसको कहा जाता है इंग्लिश में चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। देखो इडियम क्या यहां हमें समझना बहुत जरूरी है कि इसका भाव क्या हो सकता है, कि यहां थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो इजीली इनको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर सकते हैं। रिकॉल करते हैं, फिर बात करते हैं किस टाइप से इसके बेस पर एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लुक एट फर्स्ट, टू मेक 6 and 7, 6 7 की बात आई, मतलब क्या करना, डिसऑर्डर करना, अव्यवस्थित कर देना। लुक एट नेक्स्ट 11th आ, 11th का मतलब है लास्ट मोमेंट की ओर पहुंच गए, आखिरी क्षण की बात करें तो लास्ट मोमेंट। ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द आइस। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कुत्ते बिल्ली की सी जिंदगी, मतलब ट्रबलसम, कष्टपूर्ण जीवन, ट्रबलसम लाइफ जिसको कह सकते हैं, टफ लाइफ जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड वर्ड यूज किया गया है, चिकन हर्टेड, हर्टेड चिकन मतलब समझ गए डर, चिकन किसके लिए यूज किया जाता है समझ गए, तो चिकन हर्टेड किसके लिए आ गया, डरपोक, टिमिड कह सकते हैं, राइट। कोक एंड बुल स्टोरी, कोक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, फॉल्स स्टोरी बताना, फॉल्स इंसिडेंट बताना, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। नेक्स्ट इज चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, एक थाली के चट्टे बट्टे जिसको अपन कह सकते हैं, सेम सॉर्ट ऑफ द पर्सन के लिए क्या यूज किया गया है, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। बहुत बार बोला जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, तो उस तरह की चीजों के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज कर सकते हैं, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक वर्ड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। यहां तक समझ में आया। अभी तक जो इडियम्स हम लोगों ने बात की उनकी बेस के ऊपर बात करते हैं किस तरह का एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनके लिए, ऑलराइट। चलिए मैंने कहा नोटबुक लेके बैठिए, साथ साथ जो चीज आपको लगती है नोट करनी चाहिए वो नोट करते जाइए, ताकि जब आप रिकॉल करें या आगे हम लोग इन्हीं के बेसिस के कोई ऊपर टेस्ट कंडक्ट करें तो आप इजीली इनको लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं
किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इन इडियम। पहले होता था कि जनरली एक सेंटेंस दिया जाता था, इडियम का पार्ट उसमें दिया जाता था, उसको अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाता था। अब सीधा इडियम पुट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एट ए लॉस, ऐसा आपको क्या कर दिया, एक इडियम दे दिया और उसके नीचे उसकी मीनिंग दे रखी है। फॉर एग्जांपल, कंफर्टेबल लाइफ 1, ऑप्शन बी दे रखा है ट्रबलसम लाइफ, ऑप्शन बी दे रखा है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है इन एट रिस्क, ऑप्शन डी दे रखा है इन कंफ्यूजन। अब आपको इस तरीके से मीनिंग दे दी गई, लेकिन एट अ लॉस दे रखा है। पहला देखते हैं कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायक जिंदगी क्या हो सकता है एट अ लॉस का ऑप्शन, आई थिंक नहीं। दूसरा देखिए ट्रबलसम लाइफ, ट्रबलसम लाइफ के लिए हम लोगों ने भी एक इडियम की बात की थी, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। और कंफर्टेबल लाइफ के लिए हम लोगों ने यूज किया एट ईज, राइट। एट रिस्क क्या होना, रिस्क पे होना, एट ए स्टेक, एट ए स्टेक, दांव पे लगी हुई है जिंदगी, तो क्या हो गया, एट रिस्क या अनसर्टेन, अनसिक्योर कह सकते हैं, इन कंफ्यूजन कह सकते हैं, या कांट एबल टू डिसाइड। तो इसके लिए सही ऑप्शन बी सी नहीं, क्या सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। एट ए लॉस का सही मतलब क्या हो गया, इन कंफ्यूजन, राइट। तो हमें मीनिंग को ध्यान में रखना है कि सही में इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। समझ में आया किस पैटर्न पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे चलते हैं इडियम के पेज पे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको एग्जाम में, जैसे कोक एंड बुल स्टोरी, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया आपको और ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है एंटरटेनमेंट, सेकंड ऑप्शन दे रखा है फॉल्स इंसिडेंट, थर्ड ऑप्शन दे रखा है फिक्सियस, थर्ड ऑप्शन दे रखा है टू प्रोवोक, ऑप्शन डी दे रखा है टिमिड। अब बताइए कोक एंड बुल स्टोरी, मैंने बोला जब भी वो लेट आता है, जब भी वो काम नहीं करता तो क्या करता है, कोक एंड बुल स्टोरी बताता है, क्या करता है, मन गढ़ंत कहानी। तो एंटरटेनमेंट करना बिल्कुल नहीं हो सकता। फॉल्स इंसिडेंट, हाँ ये वर्ड हो सकता है, झूठी इवेंट या घटना बताना। टू प्रोवोक का मतलब होता है उकसाने के सेंस में, ये भी नहीं हो सकता। और टिमिड आप जानते हो, अभी हम लोगों ने बात की थी चिकन हार्टेड, उसके लिए हम लोगों ने वर्ड क्या यूज किया था, टिमिड यूज किया था। इंडियन देर का था चिकन हार्टेड, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा हो गया, फॉल्स इंसिडेंट। तो याद हमें रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं साथ साथ एक्सरसाइज के थ्रू आपको क्लियर करता जा रहा हूं, ताकि जितना हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम लोग रिटेन कर पाए, और ये बहुत जरूरी है। और मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आदमी जितनी प्रैक्टिस करता है उतना वो क्या कर पाता है, परफेक्ट हो पाता है। और मैं तो ये मानता हूं कि परफेक्ट
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो हमें इसी तरीके से साथ साथ प्रैक्टिस के साथ बढ़ना है, ताकि जो कुछ हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो हमें ध्यान में रह पाए कि अभी तक हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आपको लगता है हाँ मुझे ध्यान रह गया, लेकिन जब क्वेश्चन पुट किया जाता है तो हम थोड़े कंफ्यूजन में रह जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट इडियम देखिए। लुक एट नेक्स्ट इडियम, देखिए एन आर्म्स चेयर जॉब, एन आर्म्स चेयर जॉब। देखना, मैंने बोला इडियम का मतलब समझना। एन आर्म्स चेयर जॉब, एक ऐसी चेयर जिसकी क्या हो, आर्म हो, मतलब हाथ रखने के लिए जगह बनी हुई हो, ऐसी जॉब अगर किसी के पास हो, मतलब जो आदमी आराम से कुर्सी के ऊपर हाथ रखकर बैठा रहे, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसी जॉब जिसमें आराम का काम हो, मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़े और अच्छी सैलरी मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये निकलता है कि क्या करना, एन आर्म्स चेयर जॉब। आर्म्स का मतलब हो गया कंफर्ट विथ बेटर सैलरी, आरामदायक जॉब, क्या कह सकते हैं, आरामदायक काम तथा अच्छा वेतन, तथा अच्छा वेतन। इन इंग्लिश वी कैन से, और अंग्रेजी में इसके लिए जो ऑप्शन बना सकते हैं हम लोग, मेरे को ऐसा जरूरी नहीं ऐसा कैसा हो, हमें मीन समझ में आना चाहिए, किसी भी वे में पूछ सकता है। कंफर्ट जॉब विथ बेटर इनकम या सैलरी, एन आर्म्स चेयर जॉब, मैंने बोला ऐसी जॉब जिसमें आदमी के पास ऐसी चेयर हो जिसमें आम हाथ रखकर आराम से बैठा रहे, मतलब एक अच्छी सैलरी उसको मिलती हो और कम मेहनत उसे करनी पड़ती हो, थोड़ी कंफर्ट जो क्या कहलाएगा, एन आर्म्स चेयर जॉब कहलाएगा। लुक एट नेक्स्ट, अगला इडियम देखिए, 9 days वंडर। मैंने बोला हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, भाव समझिए, मीन समझने की कोशिश कीजिए, इडियम बहुत अच्छे से दिमाग में रह सकती है, जोड़ने की कोशिश कीजिए। 9 days वंडर, जनरली ये कहा जाता है शादी जो है वो 4 दिन की चांदनी है और बाद में, हाँ समझ गया मैं, अंधेरी रात बताने की कोशिश मत करो। 9 days वंडर, 9 days वंडर मतलब 9 दिन का चमत्कार, 9 दिन की चांदनी, इसका हिंदी मीन होता है 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी। अब इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, ये जो हिंदी में यूज किया गया 4 दिन की चांदनी का मतलब हो गया एक ऐसा टाइम, एक ऐसा मोमेंट जो कुछ समय के लिए रहता है, मतलब वो खुशी का टाइम थोड़े टाइम के लिए रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 9 days वंडर, अब इन इंग्लिश कह सकते हैं पीरियडिक या मोमेंट्री हैप्पीनेस, मोमेंट्री हैप्पीनेस, क्षणिक खुशी, मोमेंट्री हैप्पीनेस, क्षणिक खुशी, थोड़े समय का जो आदमी खुशी मिलती है वो क्या कहलाती है, आपकी 9 days वंडर कहलाती है। मेरा हिंदी मीनिंग नहीं बनाना, हमें भाव को समझना है। 9 days वंडर मतलब वो खुशी जो कुछ समय के लिए आती है, वो हैप्पीनेस जो आदमी के पास क्या आता है, कुछ समय के लिए आता है, वो क्या कहलाएगा, आपका 9 days वंडर कहलाएगा। ऑलराइट, लुक एट नेक्स्ट इडियम देखिए, नेक्स्ट इडियम देखिए, सोसाइटी molds, society molds a man। समझने की कोशिश करना, मेरा जितना हिंदी मीनिंग आप निकालेंगे उतना कंफ्यूजन वाली कंडीशन बनेगी। सोसाइटी मोल्ड्स ए मैन, सोसाइटी मोल्ड करना, मोल्ड ढालना, लचीला, फ्लेक्सिबल जिसको कह सकते हैं। ऑलराइट, सोसाइटी मोल्ड्स ए मैन। अब मैंने आपको कंफ्यूजिंग वर्ड में कुछ वर्ड बताए थे, समझने की कोशिश करना, वापस से रिकॉल कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि रिवीजन ही माना जाता है डिवीजन। ओके, सो अडैप्ट, अडैप्ट और अडैप्ट मैंने वर्ड आपको बताया था, और एक वर्ड मैंने कहा अडैप्ट कब होता है, मोल्ड करना, फ्लेक्सिबल। तो सोसाइटी मोल्ड्स ए मैन मतलब समाज क्या करता है, जैसी संगति में व्यक्ति रहता है वैसा बन जाता है। इट कॉल्ड सोसाइटी मोल्ड्स ए मैन, मतलब जैसी संगति में, हिंदी में कहा जाता है खरबूजे को देखकर, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है।
मींस जिस तरह की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वैसे हम लोग बन जाते हैं। सोसाइटी मोल्ड्स ए मैन मींस योर कंपनी इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। कंपनी इन्फ्लुएंस बिहेवियर, हमारी संगति हमारे व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो हमें समझना ये है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है, हमें ये समझना है कि इसके मीन क्या हो सकते हैं। हाइड मीन, इडियम और फ्रेज का सबसे बड़ा बेस ये कि जो हाइड मीन है वो हमें समझ में आना चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं करना है। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इडियम। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि इस वोकैबुलरी के सेशन में हम लोगों ने बात की है इडियम और फ्रेजेस के बारे में। इसी तरीके से क्लास को एंजॉय करते रहिए, अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए ताकि हम लोग और अच्छे से काम कर पाए और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम लोग मिलकर क्या कर पाए, पूरा कर पाए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं कि आप अपना प्रीशियस टाइम देकर अपने नॉलेज को क्या करें, एनहांस करने की कोशिश करें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।